हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम डिडक्शंस वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस हैं वो कराने जा रही हूँ। ये जो डिडक्शंस हैं ये आपके प्रैक्टिकल पार्ट से भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं वही इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस आपको कराऊंगी और इनके ऊपर जो है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर जो है उसके ऊपर चैप्टर कुछ हैं जिसके अंदर जो है आपकी डिडक्शंस आने वाली हैं। तो यही डिडक्शंस उनमें प्रैक्टिकल पार्ट में आएंगी, तो मैं वही आपको करा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली डिडक्शन आती है हमारी 80C की। हमारी मेनली 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस होती हैं। सबसे पहली डिडक्शन जो है वो है 80C, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। ये जो डिडक्शन होती है ये किस किस चीज़ से रिलेटेड होती है? जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है उससे रिलेटेड। अगर किसी तरह से कंट्रीब्यूशन हुआ है प्रोविडेंट फंड में तो उससे रिलेटेड ये डिडक्शन आपको मिल जाती है, ठीक है। ये जो डिडक्शन मिलती है कैसे मिलती है? जो भी आप अपनी टोटल इनकम को निकालते हैं, यानी जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें से हम लोग जो हैं 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस को माइनस करते हैं। तो सबसे पहला है कि असेसीज इनटाइटल टू डिडक्शन। कौन कौन से ऐसे असेसीज हैं जो कि डिडक्शन लेने के लिए लायबल हैं, जिनको ये डिडक्शन मिल जाएगी? तो पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। या तो कोई इंडिविजुअल या कोई HUF वही इन डिडक्शंस को ले सकता है। और क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है? 1,50,000 मैक्सिमम क्वांटम ऑफ डिडक्शन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअल की बात कहें तो इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल किसी भी तरह का अगर सम या किसी भी तरह का डिपॉजिट अगर पे किया गया है प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल के द्वारा, तो कौन कौन से ऐसे सम हैं या कौन कौन सी ऐसी डिपॉजिट्स हैं जिनको हम इंडिविजुअल की डिपॉजिट्स के अंदर इस तरह से इंक्लूड करेंगे कि उनको जो है 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। पहली है टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ सेल्फ, स्पाउस और हिज और हर चिल्ड्रन। यानी अगर उन्होंने किसी भी तरह का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, अपना इंडिविजुअल ने अपना ले रखा है या अपने स्पाउस का ले रखा है या फिर अपने बच्चों का ले रखा है, तो उस केस में इनको जो है डिडक्शन मिल जाएंगी। और उस डिडक्शन का क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगा? अगर तो उन्होंने जो ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है या पॉलिसी है उसके अंदर अगर इन्होंने प्रीमियम पे कर रहे हैं और वो प्रीमियम यानी वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने जो है 1 अप्रैल 2012 से पहले और ली है, तो जो इनका अमाउंट होगा वो आपका 20% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कब ली है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने 1 अप्रैल 2012, उससे पहले, ठीक है। अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है तो आपका 15% का अमाउंट रहता है, उससे ज़्यादा का नहीं रहता। ये दोनों वही बातें हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल बोले कि 2012 के बाद ली है तो तब भी 15% रहेगा और 2013 के बाद लिया तो भी 15% रहेगा, उससे ज़्यादा का अमाउंट आपको डिडक्शन में नहीं मिलेगा। फिर सेकेंड पॉइंट बोलता है टू इफेक्ट और कीप इन अ फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी ऑन द लाइफ ऑफ। यहाँ पर भी यही है कि अगर आपने किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी इंडिविजुअल ने किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट एन्युटी के बेसिस पर किया है और किसकी लाइफ पर किया है? अपने खुद की लाइफ पर, अपने स्पाउस की लाइफ पर और उनके बच्चों की लाइफ पर किया है, तो भी इनको जो है डिडक्शन मिल जाएगी। मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो होती है 1,50,000 की। अगर जो है 15% या 20% जैसे हमने पहले करा था उनका भी अगर निकालते हैं, अगर वो 1,50,000 से ज़्यादा अमाउंट आता है तो उस केस में आपने ध्यान रखना है कि आपको डिडक्शन सिर्फ 1,50,000 की ही मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद है बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी। सैलरी के वे में आपको डिडक्शन मिल सकती है अप टू 20% ऑफ सैलरी। जितनी भी सैलरी अगर पे की जा रही है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ पर, किसको सिक्योर करने के लिए? डेफर्ड एन्युटी को सिक्योर करने के लिए अगर गवर्नमेंट पे कर रही है किसी भी तरह की सैलरी तो वो उस सैलरी की डिडक्शन 20% तक की मिल जाएगी अंडर 80C। अगर किसी इंडिविजुअल ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है किसी भी प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, जो कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग है? 1925 एक्ट उस पर अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में भी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C में। उसके बाद अगर किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जिसका कंट्रीब्यूशन एक इंडिविजुअल ने अपने नाम पर किया हुआ है या अपने स्पाउस के नाम पर या अपने बच्चों के नाम पर किया हुआ है, तो उस केस में भी यहाँ पर डिडक्शन मिलती है 80C के अंडर, ठीक है। उसके बाद है आपका
एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय की तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तो भी उसकी जो है डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद अगर किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन किया है किसी एम्प्लॉय ने अप्रूव्ड सुपर एन्यूटेशन फंड के अंदर तो भी डिडक्शन मिलेगी, कहाँ पर, 80C सेक्शन के अंदर। उसके बाद अगर किसी भी तरह का जो है सब्सक्रिप्शन पे किया गया है NSC सर्टिफिकेट के अंदर, यानी ये जो है NSC का सर्टिफिकेट 7 या 8 का सर्टिफिकेट होता है जिसको हम इशू और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो अलग अलग तरीके के इसके जो हैं अप्लाई करने के मेथड होते हैं, तो वो हम लास्ट वाले मेथड में करेंगे जहाँ पर आपका HUF में आएगा वहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेम ऑफ सेल्फ स्पाउस, अगर किसी भी तरह का उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के अंदर जो कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, तो इस तरह का अगर किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन किया है उसके अंदर इंश्योरेंस प्लान के अंदर एक इंडिविजुअल ने अपने खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए, तो वो कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन भी यहाँ पर मिल जाएगी। स्पाउस का मतलब मेन होता है कि अपनी वाइफ के लिए उसने किया हो, ठीक है। एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन अगर उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है किसी अदर सच यूनिट के लिए लाइक LIC म्यूचुअल फंड वगैरह है, म्यूचुअल फंड के अंदर किया हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन, किसके नाम से किया हुआ है, अपने खुद के नाम से या अपने वाइफ के नाम से या अपने बच्चों के नाम से, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी उसकी जो है डिडक्शन कहाँ मिलेगी, 80 सेक्शन C के अंदर। अगर किसी भी तरह का जो है सम पे किया गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, जो कि LIC ऑफ इंडिया के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या किसी अदर इंश्योरर के अंदर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि जैसे न्यू जीवन दैया, ठीक है, धारा, न्यू जीवन धारा और न्यू जीवन धारा प्लान 1, न्यू जीवन अक्षय प्लान 1, 2 एंड प्लान 3। अगर इस तरह के प्लान्स के अंदर उन्होंने किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस केस में भी इनको जो है डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। फिर है ट्यूशन फीस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली बातें हैं ये वाली, ठीक है। एक्सक्लूडिंग एनी पेमेंट, अगर किसी भी तरह की पेमेंट, यहाँ पर ट्यूशन फ़ी में कौन कौन सी पेमेंट आएगी वो हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन इसमें कौन सी पेमेंट नहीं आएगी, एक्सक्लूड कर दी जाएंगी वो पेमेंट्स जो कि डेवलपमेंट फ़ीस या कोई डोनेशन है, ठीक है, या किसी पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ की जो कि सिमिलर नेचर की है, तो वो चीज़ें यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएंगी उस ट्यूशन फ़ी के अंदर। और कब पे की जा रही है ये ट्यूशन फ़ी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर, या तो एडमिशन के टाइम पर या उसके थोड़े टाइम बाद, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी अगर यूनिवर्सिटी में पेमेंट कर रहे हैं ट्यूशन फ़ी की, या कॉलेज में या स्कूल में या अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, तो डिडक्शन मिलेगी। और अगर किसी भी तरह की पेमेंट हो रही है ट्यूशन फ़ी की जिसका पर्पस ये है कि फुल टाइम एजुकेशन दी जाए, अपने जो इनकी डिडक्शन मिलती है वो 2 बच्चों के ऊपर मिलती है इंडिविजुअल को, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो डिडक्शन सिर्फ 2 बच्चों की ही मिलेगी, बाकी के बच्चों की नहीं मिलेगी। उसके बाद है सम पेड एज द सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी और अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। अगर किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन पे किया गया है किसी इंडिविजुअल के द्वारा किसी इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स में जो कि पब्लिक कंपनी है चाहे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उनके अगर एलिजिबल इशू हो रही हैं कैपिटल, यानी वो एलिजिबल हैं और तभी कैपिटल को इशू कर रहे हैं और अप्रूव्ड है बोर्ड के द्वारा, और तब वो जो है इंडिविजुअल उनके अंदर सब्सक्रिप्शन कर रहा है, कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको डिडक्शन मिलेगी। अब यहाँ पर एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल का मतलब है कि किसी भी तरह का इशू किया गया है किसी पब्लिक कंपनी के द्वारा जो कि फॉर्म्ड है और रजिस्टर्ड है इंडिया में, और अगर हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कहें तो वो भी ऐसे ही हैं कि फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड है इंडिया में, और उनका इंटायर जो प्रोसेस है वो इशू को यूटिलाइज़ करना, यानी जो भी इशू हैं उनको भी पूरा तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। और इनका मेन पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है कि डेवलप या मेंटेन करना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को, ठीक है, और प्रोवाइडिंग बेसिक और सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। और क्या पर्पस है इनका कि वो जो है बेसिक और सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करें, इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह को डेवलप करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करें, ठीक है। उसके बाद है जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और जनरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वो करें। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू ऑन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC जो 8 इशू है और 9 इशू है उसके अंदर अगर किसी तरह का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर द टर्म डिपॉजिट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years विद द शेड्यूल बैंक इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम फ्रेम्ड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है कि अगर किसी भी तरह का आपने फिक्स डिपॉजिट रख रखा है जो कि 5 साल से थोड़ा सा कम का ही है,
और शेड्यूल्ड बैंक के पास रख रखा है, किसके अकॉर्डेंस या किसकी स्कीम के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम निकली हुई थी उस स्कीम के अंदर इन्होंने रख रखा है इंडिविजुअल्स ने, तो क्या होगा, उसके ऊपर भी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। अगर किसी भी तरह का टाइम डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा कर रखा है 5 साल के लिए, तो उसके अंदर आपको मिल जाती है डिडक्शन। डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, अगर किसी भी तरह की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो 2004 में आई थी उसके अंदर किसी भी तरह का अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन कहाँ पर मिल जाती है, 80C के अंदर। अगर किसी तरह का डिपॉजिट कर रखा है आपने जो अमाउंट, वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर, तो भी डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C में मिलेगी। डिडक्शन कितने की होती है, मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 की, ठीक है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद एज द सब्सक्रिप्शन ऑफ सच बॉन्ड्स, अगर किसी भी तरह के बॉन्ड्स इशू किए गए हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, और नाबार्ड के अंदर किसी भी तरह के बॉन्ड्स को इशू किया गया है और उसके अंदर अगर किसी इंडिविजुअल ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उस केस में भी डिडक्शन मिल जाती है और अंडर सेक्शन 80C में, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस केस में क्या होगा, जो भी प्रीमियम इंश्योरेंस के लिए पे की जा रही है किसी भी पर्सन के लिए, यानी जो भी मेंबर्स हैं फैमिली में उनकी लाइफ के लिए अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है, तो उस केस में भी डिडक्शन मिल जाती है। और डिडक्शन कितने की मिलेगी, उसका क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, 1 अप्रैल 2012 से पहले तो 20% की मिलेगी, और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 के बाद 15% की मिलेगी, और इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये लिखना है नॉट एक्सीड 15%, ठीक है। अगर किसी HUF ने जो है कंट्रीब्यूशन किया हुआ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, किसी भी फैमिली के मेंबर के नेम पर, तो भी उसको रिडक्शन मिल जाएगी। अगर किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन कर रखा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड सिक्योरिटीज़ हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम्स हैं, तो उसके अंदर अगर इन्होंने सब्सक्रिप्शन कर रखा है HUF ने, तो भी डिडक्शन मिल जाती है। कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान 1971 के अंदर अगर किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन किया है HUF ने, तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर HUF ने जो है कंट्रीब्यूशन किया है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे LIC म्यूचुअल फंड है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो भी डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। सम पेड एज अ सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट में, वही बात हो गई, ठीक है। उसके बाद सम पेड टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, अगर किसी तरह की नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम के अंदर उन्होंने कोई सम पेड करा है या किसी पेंशन फंड के अंदर सम पेड करा है जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा सेटअप किया गया था, तो उस केस में भी डिडक्शन मिल जाएगी। और डिडक्शन मैक्सिमम कितने की होगी, 1,50,000 की। उसके बाद है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम और इंस्टॉलमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, अगर किसी भी तरह की आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, यानी HUF इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है जो कि उसने लोन ले रखा था और उसकी रीपेमेंट कर रहा है, तो उसके केस में डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन लोन किस पर्पस के लिए ले रखा था, परचेज किया था उसने रेजिडेंशियल हाउस या फिर उसको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए लिया था, तो उस केस में डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। अब डिडक्शन कब अलाउड नहीं होगी, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिडक्शन तब अलाउड नहीं होगी टिल द हाउस इज़ कम्प्लीटेड, जब तक कि हाउस की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती है। और इस इनकम पर जो है द इनकम जो है आपकी अंडर जो हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके अंदर चार्जेबल होनी चाहिए वो इनकम, ठीक है, तभी डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन टू द एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल, अगर किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन किया गया है एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल में जो कि पब्लिक कंपनी है, रजिस्टर्ड है इंडिया में, और कोई प्राइवेट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो अगर उसमें सब्सक्रिप्शन किया है किसी HUF ने, तो डिडक्शन मिल जाएगी। और एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने इंडिविजुअल कराया है, तो वही सेम इसमें आएगा। उसके बाद है अगर टर्म डिपॉजिट है जो कि 5 साल से कम का नहीं है और शेड्यूल बैंक के पास है, और ये जो शेड्यूल बैंक ने जिसके अकॉर्डेंस में, यानी आपने किसके अकॉर्डेंस में किया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, ठीक है, उसके अकॉर्डेंस में किया है, अपना टर्म डिपॉजिट कराया है यानी FD कराई है जो कि 5 साल के लिए कम है, 5 साल तक के लिए कम है, ठीक है, तो उस केस में भी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन हुआ है नाबार्ड के अंदर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, बातें वही हैं, चाहे आप HUF ले लो चाहे आप इंडिविजुअल ले लो, बातें वही हैं, बस बात थोड़ी इधर उधर कर रखी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर है डिपॉजिट इन 5 ईयर
पोस्ट ऑफिस टाइम अकाउंट, अगर पोस्ट ऑफिस के टाइम अकाउंट में 5 साल के लिए डिपॉजिट करा रखा है तो भी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। और NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू और 9 इशू करा रखा है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन इसकी डिडक्शन कैसे मिलेगी, डिडक्शन कैसे मिलती है इसकी, NSC 7th and 9 इशू अगर उसको परचेज किया है या फिर उसको सब्सक्राइब्ड किया है, ठीक है, तो उसकी डिडक्शन कहाँ पर मिल जाती है, 80C सेक्शन के अंदर मिलेगी। और इसकी डिडक्शन वही आपने मैक्सिमम लिमिट ध्यान रखनी है अगर परचेज या सब्सक्राइब किया हुआ है तो। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन NSC 8 and 9 इशू, तो उस केस में डिडक्शन कैसे मिलेगी, पहले तो आपने क्या करना है, इसको अदर सोर्स के अंदर लिखना है, ठीक है। अदर सोर्स के अंदर ऐड करोगे एज इनकम अगर इंटरेस्ट गिवन है इसका, ठीक है। और इशू क्या है ये बात ध्यान रखनी है, परचेज और सब्सक्राइब नहीं देखना, आपने इशू देखना है। तो इसको अदर सोर्स के अंदर ऐड करोगे एज ए इनकम। उसके बाद आपने क्या दे देनी है, इसकी डिडक्शन दे देनी है अंडर सेक्शन 80C। जितनी आपने यहाँ पर इनकम ऐड करी है उतने की ही आपने यहाँ पर डिडक्शन दे देनी है। क्लियर है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट डिडक्शन है जो कि है अंडर सेक्शन 80CCC, ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स, अगर कुछ सर्टेन पेंशन फंड्स के अंदर जो है यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ डिडक्शन टू एन इंडिविजुअल फॉर एनी अमाउंट पेड, किसी भी तरह का अगर उन्होंने अमाउंट पे किया है या डिपॉजिट किया गया है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा एन्युटी प्लान में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड, अगर किसी भी तरह का इंश्योरर से भी उन्होंने जो है अमाउंट डिपॉजिट किया है उनके पास किसी इंश्योरेंस या हम कह सकते हैं पेंशन फंड के लिए, तो उस केस में भी डिडक्शन मिल जाती है। और डिडक्शन कितने की होती है, जितना भी अमाउंट पे किया गया है और 1,50,000 विच एवरेज लेसर, अगर मान लो अमाउंट जो है वो 1,50,000 यहाँ पर फिक्स्ड है और अमाउंट आपने मान लो 1,40,000 का पे किया है, तो डिडक्शन कितने की मिल जाएगी, 1,40,000 की अंडर द पेंशन स्कीम, ठीक है। ध्यान रखना है पेंशन फंड के अंदर अगर किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन किया गया है किसी इंडिविजुअल के द्वारा। उसके बाद डिडक्शंस की कंडीशंस क्या हैं। फर्स्टली ये है कि जो अमाउंट है शुड हैव बीन पेड आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स, जो भी इनकम उनकी चार्जेबल है टैक्स के लिए यानी जिसके ऊपर चार्ज लगेगा उसमें से ही उनको अमाउंट पे करना होगा। इफ़ द एसएससी और हिज नॉमिनी सरेंडर्स, अगर उनका जो एसएससी है या नॉमिनी जो है वो सरेंडर कर देता है एन्युटी को बिफोर द मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट होने से पहले, तो वो जो सरेंडर वैल्यू है वो टैक्सेबल होगी। और हिज उन एसएससी के लिए और उसके नॉमिनी के लिए एज केस में भी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस तरह से रिसिप्ट का ईयर है उस हिसाब से ही उनकी जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी, यानी जो सरेंडर वैल्यू है मेनली वो टैक्सेबल मानी जाएगी। फिर अगर किसी भी तरह का अमाउंट रिसीव किया गया है किसी एसएससी या नॉमिनी के द्वारा एज अ पेंशन, ठीक है, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा उस ईयर में जिस ईयर में रिसिप्ट हुई है। वेयर एनी अमाउंट हैज़ बीन अलाउड एज ए डिडक्शन, अगर किसी भी तरह का अमाउंट की डिडक्शन आपको पेंशन फंड से रिलेटेड 80CCC के अंदर मिल गई है, तो किसी भी तरह की डिडक्शन पेंशन फंड से रिलेटेड आपको 80C के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। आज हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे, आगे की डिडक्शंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।